मेरे ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स आए हैं और उसका मुझे कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की क्वेरीज हमारे पास ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आती रहती हैं। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज आपको बताने वाली हूं क्या हम ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स को ट्रीट कर सकते हैं। इफ़ यस, तो क्या हमको मेडिसिन देनी होंगी, क्या हमको कोई इंजेक्शन लगेंगे या कोई सर्जरी होगी। अगर सर्जरी होगी तो क्या मुझे बड़ा कट लगेगा। अगर लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी से आप ट्रीट करेंगे तो क्या चांस है कि मेरी ट्यूब्स खुल जाएं और मेरी प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, जो मेरा अल्टीमेट गोल है। इन सभी बातों का जवाब आज आपको मिलने वाला है मेरे इस वीडियो ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स का इलाज कैसे संभव हो इस टाइटल में। जैसा मैंने अपने बाकी वीडियोस में बताया है, आपको कॉजेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बताए हैं, HSG SSG में डिफरेंस बताया है। फिर से एक बार समराइज करने के लिए, फेलोपियन ट्यूब्स बहुत ही फ्राइबल, बहुत ही फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं यूट्रस के दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट। उनका काम है एग को पिक करना, इधर से स्पर्म को भेजना और दोनों को एनवायरनमेंट देना जहाँ वो एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सके, और इस फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस की तरफ पुश करना। ये होता है बारीक बारीक सीलिया से, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऐसे जेंटली मूव करते रहते हैं, और पेरिस्टाल्टिक वेव्स से मतलब कि ट्यूब में होने वाली ऐसी वेव्स होती है जो कि स्पर्म और एग को उस तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करती हैं। इनमें अगर कोई भी फंक्शन खराब हो जाए तो ट्यूब अपना काम करना बंद कर देंगे। चाहे हमको देखने में ट्यूब अच्छा दिख रहा हो कि तो बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग ट्यूब है, पर वो कितना फंक्शन कर रहा है ये हमको अपनी आंखों से दिखाई दे पाना मुश्किल होता है। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं HSG की इस तरह की रिपोर्ट लेके, एक्सरे में कि एक तरफ ट्यूब भरा ही नहीं है या दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड है, हम उनसे कुछ जानकारियाँ ज़रूर लेते हैं। पहली बात हम ये जानना चाहेंगे पेशेंट की, लेडी की उम्र क्या है। अगर कोई 40-41 ईयर्स की लेडी है, उसके ट्यूब्स खोल के हमको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। सेम अगर कोई 26-27 ईयर्स की गर्ल है, उस लेडी को हम एक अच्छी फर्टिलिटी आउटकम का मौका दे सकते हैं ट्यूब्स के ऑपरेशन से। तो फीमेल की एज क्या है, उसके पास नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, ये हमारे कुछ टेस्ट है जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं। AMH टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इनसे हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट की कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलिटी कितना है, उसके पास कितने एग्स हैं। सेकेंड फैक्टर हम जानना चाहते हैं हस्बैंड के स्पर्म्स, मेल फैक्टर तो नहीं है, हस्बैंड के स्पर्म्स का नंबर, स्पीड, वो सब ठीक है कि नहीं। एंड देन वी कम टू द एक्चुअल पिक्चर जो हमको HSG में दिख रही है कि इसमें मुझे एक ट्यूब ब्लॉक दिख रहा है या दोनों। अगर ब्लॉक्ड है तो क्या वो यूट्रस वाले एंड पे है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ब्लॉक या कॉर्नुअल ब्लॉक, या वो फ्री वाला एंड है जो ओवरी के पास होता है, इसको हम कहते हैं फेम्ब्रियल एंड या डिस्टल एंड। पहली चीज़ आपको समझनी चाहिए, अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो चुके हैं, हमको HSG में SSG में दिख रहा है कि ट्यूब्स ब्लॉक है, तो कोई दवाई उसको अपने आप नहीं खोल सकती। हाँ, अगर पार्शियल ब्लॉक है और पेशेंट ट्राई कर रहा है तो कभी कभी प्रेगनेंसी अपने आप रुक भी सकती है। HSG में हमको 2-3 तरह की पिक्चर्स मिल सकती हैं, कंप्लीट ब्लॉक, शुरुआत का ब्लॉक, लास्ट का ब्लॉक, या पार्शियल ब्लॉक, मतलब जो हमने दवाई डाली वो थोड़ी थोड़ी जा रही है, खुल के नहीं जा रही है, मतलब या तो कोई जाले हैं जो उसके मुंह को हल्का हल्का कवर किया हुआ है। ऐसे में पेशेंट कई बार इंसिडेंटली कंसीव कर लेते हैं, पर अगर ज़्यादा समय हो गया तो उनको उस जालों को भी खुलवाना चाहिए जिससे कि उनकी ट्यूब फ्रीली ओपन हो जाए। अब बात आती है सर्जरी की, हम कौन सी सर्जरी सेलेक्ट करेंगे। हमने देख लिया पेशेंट के एग्स अच्छे हैं, हस्बैंड का स्पर्म अच्छा है, शी इज़ अ यंग लेडी। तो अगर कॉर्नुअल ब्लॉक है तो हम करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी, जहां हम दूरबीन से अंदर से जाते हैं, वजाना के थ्रू जाते हैं यूट्रस में, और जहां ट्यूब की ओपनिंग हमको दिखाई देती है वहां हम एक पतला वायर डालते हैं कैथेटर के थ्रू, उसको कहते हैं गाइड वायर, और धीरे धीरे हिट करके उस एरिया को खोल देते हैं। ये केवल प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक को खोलने के लिए होता है। अब ये ब्लॉक्स अगर हल्के फुल्के हैं तो ईजिली खुल जाएंगे, अगर ये पूरा ट्यूब जैम हो चुका है तो इस तरह से नहीं खुलेगा, एंड देन वी टेल द पेशेंट कि आपका ब्लॉक नहीं खुल सकता है। दूसरे आते हैं डिस्टल ब्लॉक, मतलब जो फ्री एंड है जो कि ट्यूब की तरफ है, उस तरफ अगर उसका यूट्रस का माउथ जो कि नॉर्मली फ्लावर की तरह खुला रहता है, अगर वो बंद हो गया है, उसको हम फिम्ब्रियोप्लास्टी, मतलब इस फ्लावर जैसे एरिया में हम एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और उसको फिर ऐसे हर डायरेक्शन में खोलते हैं, जिससे ये फ्लावर जैसा फिर से खुल जाता है और ओवरी से एग पिक करने के लिए तैयार हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रियोप्लास्टी, विच इज़ एन ईजी सर्जरी एंड अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी, तो किसी पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डिस्टल ब्लॉक सारे आपके लेप्रोस्कोपी से खोले जाएंगे, जहाँ पेट में पंक्चर किया जाएगा, छोटा सा होल जिसके थ्रू हम लेप्रोस्कोप डालेंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट साइड से डाल के यूट्रस का जो दूसरा फ्री वाला एंड है जो ओवरी के तरफ है उसको खोलेंगे। ये काम हिस्ट्रोस्कोपी से नहीं किया जा सकता। इसमें कई बार हमको कुछ जाले जैसे दिखाई देते हैं, कई बार ट्यूब वैसे अच्छा होता है, नीचे से हम ब्लू दवा डालते हैं, मेथिलीन ब्लू टेस्ट करते हैं, ट्यूब तो खुला है पर आसपास के जालों ने उसको ढक रखा है, तो उन जालों को हम कट कर देते हैं और ट्यूब फ्री हो जाता है, ओवरी के पास फिर से आ जाता है, जिससे कि वो एग को पिक कर सकते हैं। एक और कंडीशन होती है हाइड्रोसेल्पिंग्स, मतलब ट्यूब के अंदर पानी भर जाना। ऐसा ट्यूब फंक्शनल नहीं रहता, हम भले उसको खोल भी दें, उसका पानी ड्रेन कर दें, पर इस ट्यूब में जो सीलिया जो मैंने बताया, बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है स्पर्म को इधर पुश करना या फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस की तरफ ले जाना, वो काम खत्म हो चुका है। अगर हमने खोल दिया और किसी तरह स्पर्म पहुंच भी गए और उन्होंने फर्टिलाइज भी कर दिया,
तो भी ये फर्टिलाइज्ड एग वहीं के वहीं चिपक के रह जाएगा, वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हम इसमें पेशेंट को एक्टोपिक के चांसेस बढ़ा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोसेल्पिंग्स अगर बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, उसको हमको ड्रेन करके ट्यूब को ब्लॉक कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं हम अच्छे खासे ट्यूब को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका फंक्शन अंदर का सीलिया वैलिया सारे डैमेज हो चुके हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो गंदा पानी भरा हुआ है ट्यूब में, वो धीरे धीरे यूट्रस में ट्रिकल करता रहेगा, ड्रॉप ड्रॉप जाते रहेंगे। और कभी दूसरी ऑपोजिट साइड से अगर अच्छा ट्यूब होने से प्रेगनेंसी ठहरी भी, तो उस प्रेगनेंसी के लिए टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला पानी होता है, जो कि उस बच्चे को बढ़ने नहीं देगा। तो ये हमारे लिए ख़राब चीज़ है। अगर ये पेशेंट चल के आगे चल के IVF कराएगी, उसको भी फिर ये टॉक्सिक फ्लूइड आके प्रेगनेंसी होने में इंटरफेयर करता है। इसलिए अगर हाइड्रोस्लिपिंग्स है तो आप अपनी काउंसलिंग ज़रूर करें डॉक्टर से कि क्या डॉक्टर मेरे लिए ये कि उसको क्लिप कर देना, मतलब उसको यूट्रस से उसके अटैचमेंट को हमने बंद कर दिया और जो पानी था उसको ड्रेन कर दिया, जिससे आपको दर्द ना हो। कई लोगों को दर्द रहता है, तो हम नहीं चाहते कि आपको दर्द हो। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा ट्यूब खराब है, इसको निकाल ही दीजिए जिससे फिर से ना भरे। सेल्फ इंजेक्टमी वो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ओवरी और ट्यूब का ब्लड सप्लाई बहुत पास होता है। तो यूजुअली वी अवॉइड, क्योंकि हम सेल्फिंग्स को कितना भी दूर से काटें, वो ओवरी के पास, ओवरी का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने से नंबर ऑफ एग्स कम हो सकता है। इन रेयर सिचुएशंस हमको ट्यूब निकालना होता है, अदरवाइज हम ट्यूब को नहीं छीड़ के केवल पानी ड्रेन करके उसको क्लिप कर देते हैं। अगर आपके ट्यूब इस कारण से ब्लॉक्ड है कि आपने बच्चे बंद का ऑपरेशन करा लिया था और अब आप चाहती हैं, कोई मिसहैप हो गया, कुछ हो गया कि आप चाहती हैं मेरा एक और बच्चा हो, ऐसे केस को हम कहते हैं ट्यूबल रीकैनालाइजेशन। ये लेप्रोस्कोपी से होता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में हमको बहुत मैग्नीफाइड व्यू अच्छा दिखाई देता है। हम बहुत पतले पतले सूचर्स यूज़ कर सकते हैं, टाँके के जो धागे होते हैं। और जो आइडियल प्रिंसिपल्स हैं इस तरह की माइक्रो सर्जरी के, वो हम लेप्रोस्कोपी से फॉलो कर पाते हैं। तो अगर आपने ट्यूब बंद करवाए थे, आप खुलवाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूबल रीकैनालाइजेशन, जो कि लेप्रोस्कोपी से किया जा सकता है। ऐसे कौन से पेशेंट्स होंगे जहां हम आपको मना करेंगे आप ट्यूब मत खुलवाइए, आप सीधे IVF कराइए? नंबर 1, जहां ओवरी में एग्स बहुत कम है, तो ट्यूब कितना भी अच्छा हो, अगर एग्स ही नहीं आएंगे तो स्पर्म को फर्टिलाइज करने के लिए अच्छे क्वालिटी के एग्स नहीं मिलेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। नंबर 2, अगर स्पर्म या मेल फैक्टर भी बहुत पुअर है, उसमें भी ट्यूब्स खुलवा के फ़ायदा नहीं है। थर्ड इज़, अगर दोनों ट्यूब्स डैमेज्ड हैं, दोनों ट्यूब्स काफ़ी डैमेज है, तो उनको खुलवा के हम ज़बरदस्ती कर भी लें, पर उसमें प्रेगनेंसी हमको मिलने का चांस बहुत कम है। दीज आर सम कंडीशंस वेयर वी टेल द पेशेंट कि आप सीधे IVF कराइए और ट्यूब खुलवाने के चक्कर में ना पड़े। क्या इस ऑपरेशन में कोई रिस्क है? जो रिस्क लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी में होती है, वो रिस्क इसमें भी है। इसके मेरे पूरे वीडियोस हैं हिस्ट्रोस्कोपी पे और लेप्रोस्कोपी पे, जिनको आप देख सकते हैं। पर अगर हमने ट्यूब खुलवाया, क्या इसका कोई रिस्क है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ट्यूब कुछ महीनों में वापस ब्लॉक हो जाए। आपका बेस्ट चांस है कंसीव करने का सून आफ्टर द ऑपरेशन। डॉक्टर आपसे कहते हैं आप अगले 3-4 महीने अच्छे से ट्राई कीजिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर से HSG कराएं और चेक कराएं कि आपका ट्यूब फिर से ब्लॉक नहीं हो। सेकेंड रिस्क है, अगर ट्यूब खुल के फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नली में बच्चा होगा। इसलिए हम कहते हैं अगर आपको प्रेगनेंसी हो, जल्दी ही अपना ब्लड टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, डॉक्टर से मिलें, क्योंकि अगर अर्ली एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई तो उसको हम इंजेक्शन से ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और फिर से ये वाला ट्यूब निकलवाना भी पड़ सकता है। आज हमने इस वीडियो में समझा कि फेलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं तो उनको हम सर्जिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, किन केसेस में हमको रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है और किन केसेस में हम मना कर दें कि आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय वीडियो फॉर फर्दर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।